हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं काफी डिफरेंट टॉपिक पे जो यूएनएफसीसीसी COP29 बाकू अजरबैजान की मीटिंग हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से काफी डेवलप कंट्री जो क्लाइमेट फाइनेंस का कमिटमेंट किया था, जो डेडलाइन इनको दी थी, वो डेडलाइन वो फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब 2024 में एक बहुत बड़ा एक फंड जो उन्होंने कहा था कि बिलियंस नहीं तो ट्रिलियंस में होगा, वो फंड हम अब रिलीज करने वाले हैं। जबकि वो फंड के बारे में कोई अब मीटिंग खत्म होने आया है बट कोई चर्चा दिख नहीं रही है, या कोई मोबिलाइज जो होना चाहिए था फंड वो होते हुए दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअली ये है क्या, मतलब ये एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स चल क्या रहा है, एग्जैक्टली इसके बैकग्राउंड में क्या है, और डेवलप कंट्रीज ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट इमिटर में अगर हम देखते हैं यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है। अब यूएसए की जो सरकार रिसेंटली बदली है, अब डोनाल्ड ट्रंप जो आ जाएंगे, तो वो क्यों एनवायरमेंट को या इस कन्वेंशंस को बिगेस्ट स्कैम ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम है ये क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट चेंज के जो कन्वेंशंस है। तो एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है और इसके आगे फ्यूचर क्या है, मतलब डॉट्स फ्लड्स बढ़ते जा रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्री या नॉन डेवलप कंट्रीज पे क्या इंपैक्ट होगा, क्या इसमें डेवलप कंट्रीज हमें कुछ मदद कर सकती है। ये सब कुछ समझना है तो हम एक फास्ट रिकैप देखते हैं कि अभी से पीछे हम चलना पड़ेगा। कुछ 50-60 साल हम पीछे जाके समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और किस प्रकार के कमिटमेंट अलग अलग कंट्रीज ने किए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 1972 से। देखो ये सेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आपको कंप्लीट क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशंस का एक पूरा बैकग्राउंड समझ में आएगा और इसके आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए वो भी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो देखो 1972 से शुरुआत होती है। 5 जून को एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन के द्वारा मीटिंग होता है, जो एनवायरनमेंट का अभी तक का सबसे बड़ा मीटिंग था। तो ये मीटिंग होता है 5 जून को स्टॉकहोम, स्वीडन में, और इसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये मीटिंग इतना इंपॉर्टेंट था, काफी सारे डेलीगेट्स आए थे, इवन इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर तब की इंदिरा गांधी जो गए थे। इतना बड़ा ये मीटिंग था कि ये 5 जून भी हम एज आज भी सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये 5 जून जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होने लगता है, यूएनईपी का फॉर्मेशन होता है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के अंडर क्रिएट होती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में बनाया जाता है। तो मतलब ये वन ऑफ द ऐसा स्टेप था जो अर्लियर स्टेप था, जहां पे काफी कंट्री अवेयर हो गए थे, अपने अपने कंट्रीज में जाके वो अलग अलग स्टेप ले रहे थे। जैसे इंडिया का ही एग्जांपल लेते कि इंडिया में क्या हुआ, क्या इस मीटिंग का इम्पैक्ट इंडिया पे हुआ। तो यस, इसी के बाद हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी होता है इंडिया में। 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने देखा है कि इंडिया में 48A होगा। इवन फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A जो हम देखते हैं उसमें कुछ एनवायरमेंट के आर्टिकल्स डाले गए हैं। और ऐसे कई सारे आर्टिकल्स इसके बाद आने लगे, मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं था एनवायरमेंट के लिए। इसी के बाद हम देखते हैं कुछ मनेका गांधी केसेस होते हैं, जिसमें आर्टिकल 21 में एनवायरमेंट के बारे में लिखा जाता है कि जहां पे लिबर्टी ऑफ लाइफ है, राइट टू लाइफ है, वो तभी सिक्योर होगा कि जब हम एनवायरमेंट अच्छा रखेंगे। तो ऐसे कई सारे केसेस आते हैं, और आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशंस में हम देखते हैं कि एनवायरमेंट को ऐड किया जाता है। इवन आज तक, हम अगर हम देखें लास्ट ईयर तक, चंद्रचूड़ कमेटी के द्वारा हम देखते हैं जो जज का बेंच था, तो उसके अंडर हमने देखा कि आर्टिकल 21 में राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डाला गया। एंड आर्टिकल 14 में हम देख रहे हैं कि एक इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो उसमें भी बोला गया कि सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो आज तक हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंट के अलग एक्ट्स भी इसके बाद आए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 आया। तो ये कहीं ना कहीं 72 का मीटिंग एक काफी इंपॉर्टेंट रहा। बट बात ये थी कि इसका फॉलोअप नहीं हो पा रहा था। 1980s आया, फिर 80s में हमने क्या देखा, मतलब 7-8 साल बाद 1980s में पहली बार ऐसा नोट होता है कि ओजोन में डिप्लेशन कॉज हो रहा है। क्योंकि वर्ल्ड में देखो काफी सारे कूलिंग इंडस्ट्री जो होते हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर्स, ऐसे इंडस्ट्रीज अब बढ़ने लगे थे, और डेवलपिंग कंट्रीज में भी अब देख रहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी बढ़ रहा था। तो 80s में किसी ने उतना सीरियसली लिया नहीं, बट 85 में जब हम देखते हैं तो एक्चुअल ओजोन में डिप्लेशन प्रॉपर साइंटिफिकली देखा गया। और इसके रिगार्डिंग होती है वियना कन्वेंशन, कि जिसमें हम देखते हैं कि एक कन्वेंशन तो हुआ बट एक्चुअल में कोई स्टेप उतने लिए नहीं गए थे। फिर 87 आता है एक्चुअल, फिर अब क्या देखा कि अंटार्कटिका में लिटरली ओजोन में डिप्लेशन हुआ, ओजोन में होल देखा गया। और 87 में फिर एक पहला बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है, उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें हम सीएफसी को आने वाले कुछ सालों में एलिमिनेट करने वाले थे और कुछ रिप्लेस करने वाले थे बेटर सॉल्यूशन से। और कल जाके हम देखते हैं कि ये वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोटोकॉल भी रहा। तो 1987 में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा एनवायरनमेंट का फिर से एक कन्वेंशन के मोड में, या कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ अवेयरनेस की तरफ हम जा रहे थे।
क्योंकि जस्ट इमेजिन कि अगर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन अगर डिप्लीट हो गया तो क्या हो सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं वर्ल्ड में हम देख रहे थे काफी सीरियसनेस आ रहा था। और 87 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन बैठता है, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट। या इस ब्रूटलैंड कमीशन के बेसिस पे कहा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे पहली बार रखी जाती है कि अगर हमें एक अच्छी पृथ्वी चाहिए, हमें एक अर्थ, अगर आने वाले टाइम में अच्छे अर्थ चाहिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हम डेवलपमेंट करें बट वो सस्टेनेबल हो, शाश्वत हो, इसका कल के जनरेशन पे कोई इम्पैक्ट ना हो। और इसलिए हमें एक मीटिंग रखना होगा, या इसलिए हमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा कि जहां पे हम इन सभी बातों पे, एनवायरमेंटल की बातों पे चर्चा करें। सो एग्जैक्टली 1987 के इस ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट के बेसिस पे तय होता है कि 1992 में हम अर्थ समिट, रियो समिट रखते हैं, जो रियो दी जेनेरियो ब्राजील में ये मीटिंग होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज भी। और इसी मीटिंग में हम देखते हैं कि चार डिविजन्स या चार इसमें पार्ट आ जाते हैं, जिसमें से पहला था यूएनएफ ट्रिपल सी, जिसमें क्लाइमेट चेंज की चर्चा होगी। सेकंड इसमें था सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसमें बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड मैटर्स के बारे में डिस्कशन होगा। तीसरा था इसमें एजेंडा 21, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल्स रखे जाएंगे, एमडीजी गोल, मिलियन डेवलपमेंट गोल्स रखे जाएंगे, कि किस गोल्स को हमें अचीव करना है आने वाले कुछ सालों में। एंड लास्ट एक चौथा था, वो था यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट विद द डेजर्टिफिकेशन। तो ये चार ऐसे सब ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए गए, सब प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए, सो दैट हर एक का फॉलोअप हो, हर एक की मीटिंग हो टाइम टू टाइम। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं यूएनएफटीपीसी की जो शुरुआत होती है, फिर उसका पहला मीटिंग होता है 1995 में बर्लिन जर्मनी में। और हम देखते हैं इस मीटिंग को काफी कंट्रीज अटेंड करते हैं, और वो कहते हैं कि चलो ये पहला मीटिंग है जिसमें कॉप वन भी इसको हम कहते हैं। कॉप वन मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो मेंबर कंट्रीज है वो यहाँ की सबसे बड़ी डिसाइडिंग पावर्स होगी, हाईएस्ट पावर यहाँ पे होगे, डिसीजन मेकर्स भी यही होंगे, एम्स क्या होंगे, टारगेट्स क्या होंगे, सब डिसाइड करने वाला कौन होगा, कॉप होगा। मतलब जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब जो मेंबर्स बैठे, मतलब जो कंट्रीज बैठे हैं। इस प्रकार से शुरुआत होती है कॉप वन की। और यहाँ पे तय होता है कि हम 2 साल बाद मिलेंगे, और वो मिलेंगे 1997 में क्योटो में। तो तब हमारे पास एक आउटले होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि पहला ग्रीन हाउस गैस हम प्रोटोकॉल करेंगे 1997 में, तो उस प्रोटोकॉल में क्या क्या चीजें हमें रखनी है, किसके लिए टारगेट मैंडेटरी होगा, किसके लिए नॉन मैंडेटरी होगा, नॉन बाइंडिंग होगा, वो सब डिसाइड होगा। तो फिर 1997 में हम देखते हैं पहला ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड प्रोटोकॉल होता है, उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि सबसे पहला प्रोटोकॉल था पूरे वर्ल्ड में कि जिसको हम ग्रीन हाउस गैस, मतलब जो CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऐसे कुछ 6 गैसेस थी कि जिनको हम यहाँ पे कम करने वाले थे। उसमें सबसे बड़ा टारगेट किया जाने वाला था CO2, क्योंकि वो परसेंटेज में सबसे ज्यादा था। तो अब इस मीटिंग में क्या होता है कि जो टारगेट्स रखे जाते हैं वो काफी हार्ड टारगेट भी होते हैं, रिजिड टारगेट्स भी होते हैं, कि जैसे 1990 के लेवल जो है उससे 5% बिलो इमिशन करना है आने वाले 2012 तक। तो 2012 तक जस्ट इमेजिन कि हमें उतना ही, लगभग उतना ही लेवल ऑफ पोल्यूशन रखना है जो 1990 में था। और ये हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन ऐसी चीज है, ग्रीन हाउस गैस ऐसी चीज है कि जो बढ़ते जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन इंडस्ट्री। तो काफी डेवलप कंट्रीज को ये टारगेट काफी रिजिड लगता है कि ये टारगेट अचीव करना मतलब उनको कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट को रोकना होगा। तो जैसे यूएसए अगर हम देखें, तो यूएसए का स्टोरी तो काफी अभी हम देखने वाले कि समझ जाएगा आपको कि चल क्या रहा है यूएसए में। तो यूएसए में हम देखते हैं कि जैसे इस टाइम में बिल क्लिंटन वगैरह थे, तो वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे डेवलपमेंट रोकी जा सकती है, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज है या फिर हमारा काफी सारा खर्चा जो है, इन्वेस्टमेंट है, वो एनवायरमेंट में होगा, तो इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर अस, इट इज नॉट अफोर्डेबल टू अस। तो हम अभी के लिए तो इसको नहीं मानते हैं। फिर इवन 2001 में हम देखते हैं जॉर्ज बुश जो आ जाते हैं, वो भी सेम चीज पे हम देखते हैं कि वही उनका डिसीजन होता है कि हम इन मीटिंग्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अब अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन कम हो गए, इंडस्ट्री कम हो गए, एंड कई सारे इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकते हैं। तो फिर अब इसको कंप्लीट कौन करेगा? फिर डेवलपिंग कंट्रीज भी कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल हमने पहले 1995 में या यूएनएफटीपीसी में ही आया था, जिसमें यह था कि CBDR प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डेवलप कंट्रीज जब हमसे एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि आप भी इसको कंप्लीट करो, डेवलपिंग नेशन से, नॉन डेवलप नेशन से उसको इंप्लीमेंट करो, तब ये कंसेप्ट आती है CBDR। CBDR मतलब क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या है? तो एक्चुअली देखो, इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली या चाइना की बात करें, हम हार्डली 1950s के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा स्टार्ट हुआ।
और जस्ट हमने 50 साल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करी है, अब हम पॉवर्टी एलिवेशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, राइट। बट अगर इन डेवलप कंट्रीज का देखें तो ये बहुत पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने काफी कॉलोनाइजेशन किया, काफी पैसे अपने पास जमा करके रखे, और आज वो काफी स्टेबल है, उनकी पॉपुलेशन काफी स्टेबल है एज कंपेयर टू डेवलपिंग या नॉन डेवलप नेशन। तो वो एनवायरमेंट में अच्छा खासा यस इन्वेस्ट कर सकता है। एंड उन पे एक डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि वो हिस्टोरिकली इमिटर थे, सालों तक उन्होंने इमिट किया है, तो उनको अभी कंपेंसेट करना होगा, उनको अभी पे बैक करना होगा। तो इसी बेसिस पे आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हिस्टोरिकल जो पोल्यूटर्स है उन पे डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड हम पे जो है वो कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लीगली बाइंडिंग उतने टारगेट्स नहीं होंगे। बट हाँ, कॉमनली हमें सबको साथ में लड़ना है, हम सब मिलके साथ में लड़ेंगे, ये सब इसमें सीबीडीआर प्रिंसिपल में आता है। तो इसलिए इंडिया के लिए ये टारगेट जो थे, जो मैंने बताया क्योटो में 5% बिलो 1990 लेवल जो मेंटेन रखना था 2012 तक, तो ये इंडिया के लिए, चाइना के लिए, काफी सारे डेवलपिंग कंट्री के लिए मैंडेटरी नहीं थे। उसके बाद क्या होता है कि कई सारे मीटिंग्स होती है। इवन 2002 में पहली बार इंडिया में मीटिंग होता है दिल्ली में, तो वहां पे भी वही चर्चा की गई कि इस मीटिंग को इंप्लीमेंट करो, क्योंकि ये पहला प्रोटोकॉल था और वो लगभग 5-6 साल हो चुके हैं, अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो 2002 साल आता है, फिर उसके बाद फिर से वही चर्चा होती है कि फिर से ये रिजेक्ट होता है। फिर यूनिफ ट्रिपल से समझ लेता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये था कि ये टारगेट अचीव करना काफी रिजिड लग रहा था, और काफी बाइंडिंग भी टारगेट्स थे। तो फिर अब क्या होता है, यूनिफ ट्रिपल से एक मैकेनिज्म के साथ आता है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, जिसमें 3 पार्ट आते हैं: जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एंड तीसरा था कार्बन क्रेडिट इमिशन ट्रेडिंग नाम से एक कंसेप्ट आता है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या है कि अभी जो टारगेट आपको अचीव करने हैं वो उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड करेगी। कि जिसमें जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या है कि अगर कोई कंट्री जैसे यूएसए है, अपने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट या कार्बन इमिशन नहीं कम कर पा रहा है, तो वो कुछ फंड्स देके या इन कोलैबोरेशन विद, समझ लो कि एक अनदर डेवलप कंट्री जैसे यूके है, इनके साथ वो कोलैब करके वो इमिशन अचीव करके दिखाए। जो उनको, समझ लो, मान लो कि 200 टन का कैप दिया है, तो उसमें से वो कुछ 100 टन का जो कैप है वो कम कर पा रहे अपने देश में, और बाकी बचा कुचा वो यूके के साथ कोलैबोरेट करके कम कर रहे हैं शायद उनके एरिया में। तो इसको कहते हैं जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। फिर अगर वो भी नहीं करना चाहते तो सेकंड आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। फिर यहाँ पे जो डेवलप कंट्रीज है या यूएसए की हम बात करें, वो क्या कर सकते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मोर इजी होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। और अपने इंडिया में कोई ऐसा उन्होंने मैकेनिज्म शेयर किया कि जिसमें पोल्यूशन कम हो पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे उतनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी तो ज्यादा इमिशन करेंगे। तो उनके इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर क्लीन टेक्नोलॉजी आती है और उतना ही आउटपुट आपको अच्छा मिल रहा है बट इमिशन कम हो रहा है, तो उसका क्रेडिट जाएगा किसको? डेवलप कंट्री को, क्योंकि उन्होंने वो टेक्नोलॉजी हमें शेयर करी है। तो इसको कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए शेयर होगा। तीसरा फिर आता है, अगर ये दोनों भी नहीं कर पाए, तो जितना आपका इमिशन का टारगेट अचीव करना बाकी रह गया, उतना आप मार्केट से उसको परचेस कर सकते हो। मतलब उसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट, आप उसको कहेंगे पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, मतलब उतने जो क्रेडिट बचे हैं वो आपको, है ना, परचेस करने पड़ेंगे। तो ये सारा सिस्टम चला, फिर एटलीस्ट इस पूरे सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल लगने लगता है, और काफी सारे डेवलप कंट्रीज को हाँ कहते हैं कि चलो ठीक है, ये मॉडल थोड़ा बेटर है, जिससे हमारे कंट्री में नहीं बट हम बाकी कंट्रीज में जाके जो इमिशन है वो कम करके दिखाएंगे, क्योंकि पूरी ग्लोब, पूरी अर्थ सबकी है, और इमिशन कहीं पे भी हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड पे इंपैक्ट होता है। तो इमिशन कहीं पे कम कर रहे हैं हम, तो उसका पॉजिटिव बेनिफिट भी सबको मिलेगा। तो इसीलिए फिर होता है क्योटो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट 2005 में। तो 2005 मतलब लगभग 8 साल बाद, जब से क्योटो बना था, तब से ये पहला साल था कि मतलब 2005 साल तक कि जहां पे ये इंप्लीमेंट हो जाता है। और फिर इसका कमिटमेंट पीरियड जो है वो 2008 से 12 रखा जाता है, क्योंकि 3 साल में हर कंट्री अपने एफर्ट्स लेके, और 8 से 12 उसको ट्रैक करेंगे 2008 से लेके 12 तक, कि इसको कैसे कैसे अचीव करना है या अचीवमेंट की तरफ लेके जाए। क्योंकि 2012 साल होगा कि जब देखा जाएगा कि क्या सच में कंट्रीज ने, अलग अलग डेवलप कंट्रीज ने 1990 के लेवल से 5% बिलो अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से अलग अलग काम शुरू हो जाते हैं। फिर 2007 के आसपास बाली में एक मीटिंग होती है। उस बाली मीटिंग में, जिसको कहा जाता है कि क्योटो का रोड मैप या बाली रोड मैप भी कहा जाता है, मतलब क्योटो इज रिप्लेस बाय बाली रोड मैप, मतलब जहां पे रोड मैप एक रखा जाता है। इसमें रेड नाम से एक इनिशिएटिव आता है, जो कि अफॉरेस्टेशन के लिए था, कि जिसमें फॉरेस्ट बढ़ाओ तो CO2 भी कम हो सकता है, CO2 सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है। तो एक रेड नाम से इनिशिएटिव भी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद 2012 के बाद क्या करना है, ये भी 2005 की मीटिंग में डिस्कस होता है कि 2012 के बाद
हम इसी क्योटो के राउंड को एक्सटेंड करेंगे, मतलब उसको कहा गया सेकंड कमिटमेंट पीरियड। जैसा पहला कमिटमेंट पीरियड था 2008 से लेके 12 तक का अचीवमेंट करना है हमें, 5% बिलो 1990 लेवल। तो सेकंड कमिटमेंट पीरियड में 2013 से 20 के बीच में ये सेकंड एक्सटेंशन होगा, कि जहां पे हम 18% बिलो 1990 लेवल करेंगे, जो काफी मोर एम्बिशियस टारगेट था। तो हमें पहले कहीं ना कहीं देखना चाहिए था कि ये पहला टारगेट, पहला कमिटमेंट पीरियड अचीव होता है कि नहीं होता है। उससे पहले हमने आगे का बहुत बड़े टारगेट रखा, मतलब यूनिफ्टी पर्सी ने। बट एनीवेज, उनको होप्स थे कि अब ये फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म काफी अच्छा काम करेगा। बट बाद में क्या होता है कि जैसे 2009-10 आने लगता है, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि यूएस ने तो ये मतलब नॉर्मल सिग्नेटरी हो गया, बट रेटिफाई नहीं कर पाए, मतलब यूएसए रेटिफाई नहीं कर रहा था, क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनको भी लग रहा था कि ये मतलब भले ही कुछ भी हो, बट उसको ट्रैक रखना, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट बाकी कंट्रीज में करना, वो कहीं ना कहीं वो इसको अवॉइड कर रहे थे, उसका उसको सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे थे। अनलेस एंड अनटिल 2009-10 में जब बराक ओबामा आ जाता है, तब उसके बाद थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कुछ एनवायरनमेंट के रिलेटेड वो सोचने लगे, क्योंकि जैसे रिपब्लिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो रिपब्लिक पार्टी रही जो एनवायरनमेंट के ऐसे कन्वेंशन के हमेशा खिलाफ रहे हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी जब रही है, जैसे बराक ओबामा थे, उसके बाद जो बाइडेन आए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट में दिख रहे हैं एनवायरनमेंट के। एनीवेज, बट 2009-10 की बात आती है, जब हम देख रहे हैं कि यार ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कि डेवलप कंट्रीज तो इसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। बट वो एक साइड बाय साइड एक कमिट कर रहे थे, कि जैसे 2009 के आसपास कोपेनहेगन में एक मीटिंग होता है, जहां पे एक कंसेप्ट आती है ग्रीन क्लाइमेट फंड। और 2010 में एक्चुअली वो मोबिलाइज भी हो जाती है, कि कैनकून मैक्सिको में 2010 में एक मीटिंग हुआ था। वहां पे इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर तब के मनमोहन सिंह जी भी गए थे। तो इस कैनकून मीटिंग में जीसीएफ फंड एक आता है। ये जीसीएफ क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड, मतलब ऐसा फंड कि जो क्लाइमेट के इम्पैक्ट जो होते हैं डेवलपिंग नेशन, नॉन डेवलप नेशन में, तो उसको एडाप्शन करने के लिए, उससे कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ये फंड दिया जाएगा। उनके लॉस एंड डैमेज के लिए ये फंड दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस जीसीएफ में जो फंड आएगा वो क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए भी कुछ यूज किया जाएगा। तो ऐसा डेवलप कंट्रीज कमिट करते हैं कि हम $100 बिलियन ईयर 2020 ऑनवर्ड्स हम देने वाले हैं, या 2020 तक हम कुछ फंड और भी मोबिलाइज करेंगे, जिसमें से $30 बिलियन वो इनिशियली डिपॉजिट भी करता है। तो सभी कंट्रीज को लगता है ठीक है, चलो वो यूएनएफटीपीसी के टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे, बट कुछ ना कुछ जो इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज के हो रहे डेवलप नॉन डेवलपिंग नेशंस पे, उसके लिए एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। बट 2011 में जब डरबन का मीटिंग आता है, तो डरबन मीटिंग में हम देख रहे हैं कि क्योटो तो काफी कंट्रीज ने इंप्लीमेंट नहीं किया। फिर अब ये इम्पैक्ट जो यूएस है, सबसे इंपॉर्टेंट था कि यूरोप थोड़ा बहुत अच्छा कुछ कर रहा था, बट सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि जब 2011 की मीटिंग में यूएसए का कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था, मतलब यूएसए उतने एफर्ट्स नहीं ले रहा था। तो डरबन मीटिंग में काफी कंट्रीज कहते हैं कि हम बैकआउट करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम आपके साथ नहीं रहेंगे। बट तभी भी होप्स होती है। 2012 में मीटिंग होता है दोहा, कतार में, अरेबियन कंट्रीज में एक पहला मीटिंग, कि जहां पे हम देख रहे हैं सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला था एक्सटेंशन टू द क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब उसका सेकेंड राउंड का एक्सटेंशन हमें करना था। और इसमें हमने देखा कि फिर यूएसए ने, क्योंकि प्रीवियस वाला इंप्लीमेंट नहीं किया था, उसमें बैकआउट किया था, इसलिए ये देख के कनाडा है, जापान है, फ्रांस है, रशिया है, ये भी कंट्रीज कहते हैं कि हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा ग्लोबल इमिटर है वो अगर कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहा है तो हम क्यों लें। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि क्योटो का जो सेकंड राउंड है वो भी इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होने के लिए, कोई टीटी इंप्लीमेंट होने के लिए, उसको मिनिमम 55% इमिशन हो, इतने कंट्रीज साथ में चाहिए। एंड 55 कंट्रीज ऑल्सो, मतलब 55 कंट्रीज एंड 55% इमिशन, ये दोनों अगर मिल जाता है, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो वो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होगा। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, ये इंप्लीमेंट ही नहीं होता, क्योंकि काफी सारे कंट्रीज हम देख रहे हैं कि जो बिगेस्ट इमिटर थे वो क्योटो के सेकंड राउंड में नहीं आता है। तो ये काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। यूएनएफटीपीसी ने इतना मैकेनिज्म बनाया, फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म, काफी एफर्ट्स लिए। इट्स लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट की एफर्ट्स पे एफर्ट्स लेते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले, बट इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर एक एग्जाम निकल नहीं पा रही है। बट यू नो दैट इट इज एस्पिरेंट्स, कि वो फिर से उठ के खड़े रहेंगे और फिर से मेहनत करेंगे। तो आने वाले 2013 के, मतलब एक नेक्स्ट मीटिंग में, जो दोहा कतार की 12 की मीटिंग हुई थी, उसके बाद की मीटिंग 2013 की मीटिंग, वो होती है फिर वर्सो पोलैंड में। और यहाँ पे यूएनएफटीपीसी एक नया कंसेप्ट लेके आता है, जिसका नाम है आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। और इसमें क्या था कि अभी तक हम आपको रिजिड टारगेट दिए, वो आपको अच्छे नहीं लगे, आपको फ्लेक्सिबल टारगेट दिए, वो आपको अच्छे नहीं लगे, तो क्यों ना हम अभी टारगेट देते ही नहीं आपको,
आप आपके टारगेट खुद डिसाइड कर लो। मतलब इंटेंडेड, आपके इंटेंशन के अकॉर्डिंगली जो आपका नेशन डिसाइड करेगा, जो नेशन डिटरमाइन करेगा, वो कंट्रीब्यूशन आप दो, क्योंकि टारगेट हम कहेंगे तो फिर वो आपको प्रेशर आएगा। तो इसलिए वो कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से जो भी होगा वो आप रख सकते हो। तो अगेन यूएस गेट एक्साइटेड कि हाँ चलो ठीक है रख देते हैं, अभी रख देते हैं, बट यूनिफ्टिपसी कहता है नहीं, हम 2 साल बाद मिलेंगे 2015 के पेरिस मीटिंग में। और उस पेरिस मीटिंग में COP 21 में हम जब मिलेंगे, तब आप ये टारगेट वहां पे रख सकते हो। और सभी कंट्रीज को ये टारगेट अपने अपने रखने हैं, तो सभी कंट्रीज को ये एक्सेप्ट होता है कि ठीक है अपने एंड से रखना है, तो इट्स बेटर। और लगभग इंडिया के भी कुछ आईएनडीसी टारगेट्स आता है, जिसमें हमने कमिट किया था कि हम 2.5 to 3 बिलियन टन CO2 सिंक होगा, इतना फॉरेस्ट जनरेट करेंगे। हम जो कार्बन इंटेंसिटी है जीडीपी के, वो भी 33 to 35% तक कम करेंगे, आने वाले 2030 तक हम कम करेंगे। इसके अलावा हम कह रहे थे कि 175 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे, लगभग 40% हम कोल को रिप्लेस करेंगे, जो हमारे पावर का सबसे बड़ा कोल एक सोर्स है, तो उसको भी हम रिप्लेस करेंगे। तो ये सारी चीजें इंडिया भी यहाँ पे रखता है, तो यूएसए को भी काफी बड़े टारगेट्स रखने पड़ते हैं। तो क्योंकि वो कहीं कहीं ना कहीं एक प्रेशर में आ जाता है कि छोटे कंट्रीज अगर इतने एम्बिशियस टारगेट रख रहे हैं तो हमें तो रखने ही पड़ेंगे। तो एक कहीं ना कहीं मॉरल प्रेशर से फिर वो भी एक काफी अच्छे खासे टारगेट रख देते हैं। और यहाँ पे बराक ओबामा थे, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ से भी एक पॉजिटिव टारगेट्स भी आ रहे थे। फिर 2015 में और एक होता है कि ठीक है, एक वॉलंटरी टारगेट्स हो गए, बट कुछ लीगली बाइंडिंग भी टारगेट्स पेरिस एग्रीमेंट में होने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड एक काफी हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ बढ़ रहा था। आईपीसीसी का जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आता है, तो इसमें बताया जाता है कि लिटरली जो टेम्परेचर राइज है वो 3 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है आने वाले एंड ऑफ द 21st सेंचुरी तक, जिसके बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। मतलब जो टारगेट है एक्चुअली वो ऐसा होना चाहिए कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही राइज हम टॉलरेट कर पाएंगे। और उतना ही लिमिट करना, ये भी इस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि एटलीस्ट हमें ये अचीव करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, उससे उस मैक्सिमम उससे ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। और थोड़े और एफर्ट्स लो तो 1.5 तक हम उसको लिमिट कर पाएंगे। तो ये इसी मीटिंग में आता है कि ये सारा टेम्परेचर राइज वगैरह है वो हमें कम करना है 2030 तक। ये थे कुछ बाइंडिंग टारगेट्स, वन ऑफ द बाइंडिंग टारगेट्स। और एक बाइंडिंग टारगेट था, वो था कि 2020 में सबको अपनी अपनी कार्बन न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करने की, कौन सी कंट्री कब कार्बन न्यूट्रल होगी। तो ये 2020 में सबको बताना था। तो इसी प्रकार से कुछ दो हमने देखे बाइंडिंग टारगेट, जिसमें टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है, सेकेंड कार्बन न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करना है बाय 2020, और उसके बाद कुछ वॉलंटरी टारगेट जो अपनी कंट्री, वो कंट्रियां जो है वो अपने आप मतलब डिसाइड करेंगे और वहां पे पुट फॉरवर्ड करेंगे, वो थे आईएनडीसी टारगेट। तो ये सब पेरिस में आता है। इवन इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी थे, तो इन्होंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी रखी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कि जिसमें हम एक सोलर एक ग्रिड क्रिएट करके पूरे वर्ल्ड में जितने ट्रॉपिकल नेशंस है, वो एक प्रकार से सूर्यपुत्र कंट्री है, उनमें सबसे ज्यादा सनलाइट जाती है, तो वहां पे हम उसको मैक्सिमम यूज करेंगे। सन नेवर सेट्स है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सनराइज तो होगा ही, तो उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के अंडर लेके आएंगे। तो ऐसी एक कंसेप्ट यहाँ पे आ जाती है। फिर उसके बाद कई सारे मीटिंग्स होते हैं। फिर 2017 में एक मीटिंग होता है जहां पे तलनोआ डायलॉग नाम से जाना जाता है, कि ये पेरिस एग्रीमेंट में कुछ अगर किस किस कंट्री को अगर अपने टारगेट्स को बढ़ाना है, उसको अमेंड करना है, तो उसको कहा गया कि तलनोआ डायलॉग, जिससे एक कहेंगे हम कि पेरिस एग्रीमेंट के इंप्लीमेंटेशन की तरफ हम जा रहे थे विथ मोर एनहांस टारगेट्स। फिर 2019 आता है, अलग अलग अगेन मैद्रिद में कुछ एक मीटिंग होती है, बट अब 2020 में एक होता है कि सब कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो 2010 में हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कि जो कैनकुन मैक्सिको में कमिट किया था डेवलप कंट्रीज ने, कि हम मोबिलाइज करेंगे $100 बिलियन का जो फंड है, वो हम मोबिलाइज करेंगे आने वाले 2020 तक। इसकी चर्चा हो, बट यहाँ पे कोई चर्चा नहीं होती है। फिर 2020 जब आता है तो कोविड ही आ जाता है। जो ग्लासगो में मीटिंग होना एक्सपेक्टेड था COP 26, बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि कोविड की वजह से। ऐसा अभी तक का पहला मीटिंग था जब जो एक्चुअल में कंडक्ट नहीं हो पाया। बट एनीवेज यही मीटिंग फिर 2021 में होता है, तब एक्सपेक्टेड था कि ये सब फंड आने चाहिए थे। बट कहते हैं ना कि जो हम एक्सपेक्ट करने जाते उसकी उल्टी तलवार हम पे ही आ रही थी। मतलब ये खुद ही हम पे एक्सपेक्ट कर रहे कि आप तो पहले डिक्लेयर करो, जो 2015 में डिसाइड हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में, कि सब कोई 2020 तक कार्बन न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करेंगे। तो उसी का प्रेशर, उसी का डिस्कशन यहाँ पे ज्यादा हुआ कि डेवलपिंग नेशन का भी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी डिक्लेयर करो कार्बन न्यूट्रलिटी।
कभी भी करो, मतलब 21st एंड ऑफ द 21st सेंचुरी, मतलब ये 21वीं सेंचुरी खत्म होने तक आप कब तक करोगे ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये ग्लासगो मीटिंग में भी प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो यहाँ पे भी हम पे ये प्रेशर डाला गया कि आप पहले कार्बन न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करो। और जब इस फंड्स की बात आती है, वो फंड्स फिर से यहाँ पे उतने डिस्कस नहीं होता है, और ना कि वो फंड मोबिलाइज भी हुआ। और जबकि वो जरूरी था, क्योंकि जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होते जा रहे, क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट होते जा रहे हैं, उस इम्पैक्ट तो गरीब देशों पे हो रहा है। जैसे साइक्लोन बढ़ते जा रहे हैं, ड्रॉट बढ़ते जा रहे हैं। अगर मान लो कि एक छाड़ देश है, नाइजर देश है, इनमें अगर ड्रॉट बढ़ते गए, या कोई मोजाम्बिक नाम से देश है जहां पे साइक्लोन बढ़ते गए, क्यों बढ़े? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुआ। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़े। अब ये कंट्री से क्या ही ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता होगा, वो तो डेवलप कंट्री से हो रहा है। बट डेवलप कंट्री के कारणों की वजह से, ग्रीन हाउस गैस इमिशन की वजह से अगर इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो एक फंड इंपॉर्टेंट है। इवन 2013 में जो हमने मिस आउट कर दिया, कि जो आईएनडीसी कंसेप्ट जब आई थी वर्सोवा पोलैंड में, उसी टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रखी गई थी, लॉस एंड डैमेज फंड। कि जो लॉस एंड डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फंड यहाँ पे मोबिलाइज करे 2020 के बाद। तो उसमें ये भी एक्सपेक्टेड था कि ये फंड आना चाहिए था, बट इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। उल्टा हमसे एक्सपेक्ट किया गया। बट अगेन इंडिया ने बताया कि हाँ, हम तो एफर्ट ले ही रहे। इवन हम यहाँ पे पंचामृत टारगेट्स रखे। सो व्हाट इज दिस पंचामृत टारगेट्स? कि ये हमारे मोर एम्बिशन दिखा रहे थे टुवर्ड्स द पेरिस एग्रीमेंट, कि 2030 तक हम काफी एम्बिशियस टारगेट रख रहे हैं। इवन आपने जो बोला था 2015 के पेरिस मीटिंग में कि बाइंडिंग टारगेट जो रखा गया था कार्बन न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करने का, वो भी हम कर देते। तो पहला ही पंचामृत ये था कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, जो कि काफी मुश्किल था। इंडिया क्यों इतना लेट बता रहा था? क्योंकि ये टारगेट अचीव करना मतलब काफी मुश्किल गया, क्योंकि इसमें लगभग $10 ट्रिलियन लगने वाले हैं इंडिया को बाय 2070। लगभग मान के चलो कि अपनी इकोनॉमी का 1-2 साल हमें ऐसे ही निकाल के देना पड़ेगा, जस्ट फॉर द एनवायरमेंट। जबकि हमारी समस्या अभी के लिए कुछ और है, हंगर है, इश्यूज है, या एग्रीकल्चर के कुछ इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट के कुछ इश्यूज है। तो इसमें इतना इंडिया इन्वेस्ट वहां पे करेगा, ये काफी मुश्किल था। और ये टारगेट सच में काफी चैलेंजिंग है। बट स्टिल इंडिया ने रखा कि नहीं, हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होके दिखाएंगे। तो ये हमारा पहला पंचामृत था। सेकंड पंचामृत हमने रखा कि 500 गीगावाट तक हम सोलार या रिन्यूएबल सेक्टर से हम जनरेट करके दिखाएंगे। तो 500 गीगावाट भी बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि ये अचीव करना मतलब काफी मुश्किल जाता है। कि एक हमारा इंडिया का अगर हम सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट देखिए, जिसमें काफी करोड़ों रुपए खर्च हुए, जो कि भाडला राजस्थान में है, तो वो हम देखते हैं कि 2 गीगावाट तक ही है, मतलब 2000 मेगावाट के आसपास कुछ आता है। और उसको बनने के लिए काफी साल लग गए। तो हमें आने वाले 6 साल में लगभग मान के चलो, अभी 200 गीगावाट तक हमने अचीव किया है। अब मतलब 300 गीगावाट हमें आने वाले 5-6 साल में ही इंक्रीज करना है। सो दैट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। बट एनीवेज, ये सेकंड हमारा टारगेट हमने रखा, पंचामृत टारगेट 500 गीगावाट बाय 2030 हम अचीव करके दिखाएंगे। और इतना रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करेंगे कि हम कोल से सिर्फ 50% ही डिपेंडेंट रहेंगे, और 50% फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी करके दिखाएंगे। उसके बाद हमने एक चौथा टारगेट रखा कि 1 बिलियन टन का हम इमिशन ही टोटल कम करके दिखाएंगे। एंड लास्ट एक पांचवा टारगेट रखा हमने कि कार्बन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी जो होता है, कि जीडीपी कमाते टाइम हम जो नुकसान कर रहे हैं एनवायरमेंट को, हम अब वो लगभग 45% तक कम करेंगे। तो ऐसे हमारे 5 टारगेट हमने रख भी दिए। बट अगेन एक्सपेक्टेड इज व्हाट, कि आपकी तरफ से भी कुछ फंड्स आने चाहिए, हेल्प आनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं नहीं थी, यहाँ पे मिसिंग थी। और इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि और एक इशू बैकग्राउंड में चल रहा था, और वो ये था कि 2017 में हम देख रहे हैं कि सरकार बदल जाती है, डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है 2017 से 21 में। तो यहाँ पे इनका तो इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, मतलब यूएसए कहीं ना कहीं बैकआउट ही कर दिया था। इवन आपको पता होगा कि 2020 में, मतलब पेरिस एग्रीमेंट में ये समझ लिया था यूएनएफटीपीसी ने, कि अभी तक यूएसए हमेशा एग्जिट करता है, तो क्यों ना हम एक आर्टिकल ही डाल दे कि नवंबर 2020 तक, मतलब इसके इंप्लीमेंट होने तक, या उसका कमिटमेंट पीरियड था पेरिस का 20 से लेके 30 तक का, तो इस कम 20 तक कोई भी एग्जिट नहीं करेगा जो भी एंटर कर चुके हैं। तो बराक ओबामा जब थे, उन्होंने एंटर कर लिया था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिपब्लिक पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप पे, उन्होंने एजेंडा ही बना दिया था कि हम इससे एग्जिट करेंगे, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा, हमारे कंट्री में डेवलपमेंट होगी, न्यू क्रूड ऑयल कंपनीज वगैरह है, एक्सप्लोरेशन होगा, और रेवेन्यू पे बढ़ेगा यूएसए का। तो 2020 में उन्होंने इलेक्शन एजेंडा में हम देख रहे हैं कि वो बता भी दिया कि, है ना, कि हम पेरिस से एग्जिट कर रहे हैं।
और इवन यहाँ से एग्जिट भी हो जाता है। बट अच्छी बात ये होती है कि 2021 में हम देख रहे हैं कि नई सरकार आ जाती है, मतलब जो जो बाइडेन है वो आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे री एंटर करते हैं वो पेरिस एग्रीमेंट में, और इवन आते ही कुछ फंड भी मोबिलाइज कर देता है। सो दैट इज गुड थिंग, मतलब कहीं ना कहीं यूएसए फिर से इन्वॉल्व हो रहा है। बट जैसे अभी हम देख रहे हैं 2024 की बात है, अब फिर से सरकार बदल चुकी है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया कि ये सब स्कैम है, जो एनवायरमेंटल के मीटिंग्स है, अब हम फिर से एग्जिट करेंगे। तो मतलब जैसे सरकार बदली वैसे कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं। बट एक अच्छी बात ये हो सकती है अभी के लिए कि उनकी सरकार 2025 से आने वाली है, जनवरी 2025। तो इस मीटिंग इज द लास्ट मीटिंग कि जहां पे हम होप रख सकते हैं कि यूएसए की जो प्रीवियस सरकार है, जो बाइडेन सरकार है, वो कुछ फंड्स को अभी मोबिलाइज करे, है ना, क्योंकि उनके कुछ फंड्स रिजर्व है। तो वो फंड्स अगर वो मोबिलाइज करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एक ड्रॉप इन द बास्केट क्यों ना हो, वो जा सकती है, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है इन नॉन डेवलप या जो गरीब देश है उनके लिए। एनीवेज, बट इस प्रकार से हम देख रहे हैं। फिर अब 2022 का जब शर्म एल शेख का मीटिंग होता है, यहाँ पे भी डिमांड की जाती है फंड्स की। बट वो कहते हैं कि अभी जो फंड्स हैं, जीसीएफ वाले फंड्स, ग्रीन क्लाइमेट फंड्स, तो वो अभी काफी शॉर्ट हो चुके हैं, क्योंकि $100 बिलियन अब क्या ही होगा, क्योंकि एनवायरमेंट लॉस तो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एक प्रकार से वो आगे का चेक दे रहे थे कि अब तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल होने चाहिए, एनसीक्यूजी एक कंसेप्ट आता है कि जहां पे बिलियंस नहीं तो ट्रिलियंस में होगा, और कितना फंड आएगा, कौन कंट्री कितना फंड देगे, कितना किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब तय होगा यहाँ पे। वो कह रहे कि इसको 2 साल दे दो, 2000 बाय 2024 या मैक्सिमम 2025 तक हम इसको फाइनलाइज करेंगे कि एनसीक्यूजी टारगेट क्या होने चाहिए, कितने फंड आने हैं किस कंट्री से, और कहाँ पे कितने डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, वो सब डिसाइड होगा। और ट्रिलियंस ऑफ द जो अमाउंट होगी तो वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ठीक है, मतलब इंडिया भी कहता है ठीक है, अभी तक आपको अगर फाइनेंस डेफिनेशंस नहीं थी, फाइनेंस गोल्स की डेफिनेशन नहीं थी, इसलिए सभी बाईपास कर रहे थे। मतलब जीसीएफ में रैंडमली $100 बिलियन आने वाले थे, तो वो कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे, उसका लैक ऑफ डेफिनेशन थी। तो चलो अच्छी बात है, डेवलपिंग नेशन भी इसको सपोर्ट करते हैं काफी सारे, कि ठीक है आप 2 साल ले लो, बट नाउ 2024 के बाद फिर एक्सेप्शन नहीं मांगना है आपको, एनसीक्यूजी में जो फंड है वो लाने ही पड़ेंगे। बट व्हाट इज नाउ, तो 2024 आ चुका है, अजरबैजान की मीटिंग हो रही है, लगभग खत्म हो रही है मीटिंग। बट इसमें अभी तक कुछ फंड्स का, है ना, क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सरकारें बदल चुकी है, और हम देख रहे हैं कि उतना डेवलप कंट्रीज भी अभी तक इस फंड के बारे में कुछ बोल नहीं रहे। सो रियली दैट इज नॉट गुड थिंग, बिकॉज हिस्टोरिकली बिगेस्ट इमिटर यही लोग थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है हमारी अर्थ की तरफ, और ये फंड डेफिनेटली मोबिलाइज करना उनका काम है। मानते कि हमें भी एफर्ट्स लेने, क्योंकि हम भी एक बिगेस्ट इमिटर बन चुके हैं, तो कॉमन हम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंडिया भी अपने एफर्ट्स ले रहा है, पंचामृत टारगेट्स हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, उसको हम कमिट भी करें 2030 तक हम अचीव करेंगे। सो इंडिया इज डूइंग द सेम। इवन मल्टीपल कंट्रीज हम देख रहे हैं, चाइना का भी इमिशन थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। बट डेवलप कंट्री से जो फंड आना है उस पर कोई कमिटमेंट अभी तक हम नहीं देख रहे हैं। तो ये है मीटिंग के बारे में पूरा बैकग्राउंड। आई होप सबको समझ में आया कि पूरा ये पॉलिटिक्स कैसे चला, और इसका जो आगे का मीटिंग में अभी जो अजरबैजान का बाकू का मीटिंग हो रहा है, इसमें क्या हुआ, इसके एग्जैक्टली आउटकम्स क्या थे, इसका पूरा डिटेल जानकारी हम आने वाले सेशन में देखेंगे। तब तक आप ऊपर यहाँ पे लिंक मैंने दिए प्लेलिस्ट में, जहाँ पे COP27 मतलब जो दुबई का मीटिंग हुआ है, या इवन जो शार्म एल शेख का मीटिंग हुआ था, तो 2022 एंड 23 के मीटिंग में एग्जैक्टली मोर आउटकम्स क्या थे, इंडिया की तरफ से और एफर्ट्स क्या थे, वर्ल्ड की तरफ से और कोई ऑर्गेनाइजेशन आउटकम आए क्या, वो सब इसमें मैंने बताया है। तो यू कैन चेक आउट दैट। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आने वाले 27 तारीख एंड 30 तारीख को कुछ बैचेस हमारी स्टार्ट हो रही है। तो जो बाइलिंगुअल बैच है, आगाज बैच, जो 27 तारीख से स्टार्ट होगी, जो 2 साल के लिए बैच होगा, और एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए आरंभ बैच एक स्टार्ट हो रहा है 30 नवंबर से। तो इसको जरूर एनरोल करें, एंड जो इंग्लिश मीडियम से पूरा बैच करना चाहते हैं उनके लिए भी इग्नाइट बैच स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज द कोड सुमित के लाइव। एंड इसके अलावा कुछ आइकॉनिक मेंबरशिप भी आप परचेस कर सकते हो, जहां पे मेंटरशिप प्लस नोट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल किया जाएगा अलॉन्ग विद द मेंस टेस्ट सीरीज एंड उसका इवैल्यूएशन के साथ। और जो इस बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनको एक बहुत ही अच्छा एक बैच हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, कि जो लास्ट मतलब आने वाले 6 मंथ में पूरे एक रैपिड कवरेज होगा, उसमें अलॉन्ग विद दैट टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड होगा, कंप्लीट करंट अफेयर्स का भी रिवीजन होगा, एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पे अटेंड होंगे। तो देखना, ये बहुत ही कम प्राइस में आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहाँ पे मैं खुद आपको एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इसका एक रैपिड कवरेज देने वाला हूँ, और एग्जाम ओरिएंटेड
जो होगा एक एक फास्ट यहाँ पे कवरेज होगा। तो ये बैचेज जो स्टार्ट हो रही है तो December 6 से स्टार्ट हो रहा है, सो यू कैन एनरोल टू दिस बैच एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन चेक माय टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स। सो थैंक यू।